नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। देश में बहुत कुछ बातें चल रही हैं। इन बातों में राहुल गांधी ने आज कुछ अंदर की बातों का बड़ा खुलासा कर दिया है। यह खुलासा क्या है? इस खुलासे के बाद बहुत कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जो आम जनमानस को नहीं पता थी। हालांकि उन्होंने कई बड़े मुद्दों पर कई बड़े खुलासे किए हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आज की, लेकिन उन्होंने एक 12 करोड़ लोगों के दिल से जुड़ी हुई बात पर एक बड़ा सवाल उठा दिया है। कहां जाएंगे देश के ये 12 करोड़ लोग? बड़ी संख्या होती है, कई देशों की तो इतनी जनसंख्या नहीं है। कहां जाएंगे? 25 करोड़ परिवार लोग रजिस्टर्ड है, 15 करोड़ परिवार रजिस्टर्ड है और उनके 12 करोड़ एक्टिव लोग हैं। अगर इनको काम नहीं मिला, अगर इनकी बात नहीं सुनी गई, देश किस ओर चला जाए। और प्रधानमंत्री मोदी की कमी पूरा देश भुगतेगा। यह बात राहुल गांधी ने आज कही और उन्होंने ये 2 मिनट 19 सेकंड के वीडियो में बहुत कुछ बयां कर दिया है। मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा और उससे पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि ऐसी सच्ची खबरें पाने के लिए जो तथ्य और सबूतों के आधार पर होती हैं, कोई खबर बिना सबूत और तथ्य के आधार पर नहीं, निराधार नहीं, ऐसी बेखौफ खबरों को खोजने के लिए आपको ढूंढना चाहिए स्पेशल कवरेज न्यूज का एक्स हैंडल, फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल www.https://specialcoveragenews.in वेबसाइट और खबरों पर निगाह बनाए रखें। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन बटन दबा दीजिए और सुन लीजिए ये राहुल गांधी का शानदार वीडियो। मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं थी। मनरेगा राइट्स बेस्ड कॉन्सेप्ट था। मनरेगा से देश में करोड़ों लोगों को एक मिनिमम वेज मिलती थी और मनरेगा जो हमारा थर्ड टियर है, पंचायती राज का जो टियर है, उसमें डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, फाइनेंस, सपोर्ट का एक साधन था, मेथड था। तो ये डायरेक्ट राइट्स बेस्ड का जो कॉन्सेप्ट है उस पर आक्रमण है। दूसरी बात, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट्स का जो स्ट्रक्चर है, उस पे भी ये आक्रमण है। ये जो पैसा लिया जा रहा है ये स्टेट से छीनकर सेंटर ले रहा है। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ पावर, कंसंट्रेशन ऑफ फाइनेंस है। इससे देश को नुकसान होगा। इससे जो गरीब जनता है उनको नुकसान होगा, उनको दर्द पहुंचेगा, उनको कष्ट होगा। और आखिरी बात, मुझे बताया गया है कि ये डिसीजन डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लिया गया है और मंत्री से बिना पूछे, कैबिनेट से बिना पूछे ये डिसीजन लिया गया है। इससे आपको आज की हालत क्या है उसके बारे में पता लगता है कि वन मैन शो चल रहा है और जो भी नरेंद्र मोदी जी करना चाहते हैं वो करते हैं और पूरा का पूरा फायदा वही 2-3 अरबपतियों के लिए है। आप देखना, ये प्रोग्राम कोलैप्स करेगा, राइट्स बेस्ड आर्किटेक्चर कोलैप्स करेगा। इससे रूरल इकोनॉमी को नुकसान पहुंचेगा और यही पैसा नरेंद्र मोदी जी अदानी और अंबानी जैसे लोगों को पकड़ा देंगे। आपने सुना क्या कहा? यही पैसा मोदी जी अडानी और अंबानी जी को थमा देंगे। फिर उन्होंने ये एक्स पर एक पोस्ट और लिखा, मनरेगा के खात्मे का एक ही मकसद है, गरीबों के रोजगार के अधिकार को मिटाना, राज्यों से आर्थिक और राजनीतिक शक्ति चुराना
और उस पैसे को अरबपति मित्रों को पकड़ाना। एक अकेले प्रधानमंत्री की मनमानी का नुकसान पूरा भारत भुगतेगा। रोजगार खत्म होंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था टूट जाएगी, और जब गांव कमजोर होंगे तो देश कमजोर होगा। बड़ी लाइन है, इस लाइन से मुझे नहीं मालूम कितने लोग इत्तेफाक रखते हैं। अगर देश कमजोर होगा, गांव कमजोर होंगे, तो देश को कमजोर होने से कोई रोक नहीं सकता है, यह मैं वादे के साथ कह रहा हूं। आपको याद होगा कि जब कोरोना में बुरी तरीके से पूरे देश बर्बाद हुए थे, तब भारत की अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ी थी। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या बड़े बड़े महानगरों से लखनऊ, कानपुर, अमृतसर, जालंधर या पंजाब या चंडीगढ़ या गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद, जो मजदूर वापस गए थे, उन्होंने जाके गांव में खेती का कारोबार और मनरेगा में काम करके अपने परिवार पाले थे। अगर उस समय मनरेगा नहीं होता तो बहुत सारे मजदूर वर्ग के लोग आज इस दुनिया में नहीं होते, भूख से नहीं होते, कोई उन्हें राशन से 5 किलो से पेट नहीं भर जाता। उस समय देश की अर्थव्यवस्था बचाने का काम मनरेगा और कृषि ने किया था। बड़ी तादाद में मक्के की खेती लहलहा गई थी, मूंगफली आई थी, दालें आई थी, सरसों की फसल आई थी। लोगों ने खेतों में जमकर काम किया और देश के बिगड़ते हुए हालात, गांव की अर्थव्यवस्था ने 4 चांद लगा दिए थे। पता ही नहीं लगा कि कोरोना कब आया, कब 2-3 महीने का लॉकडाउन गुजर गया, कब देशबंदी चली गई, कब बाजार बंदी चली गई, कब फैक्ट्री बंदी चली गई, और आज उसी योजना से जिससे देश बचा था, उस योजना का एक तरीके से विकेंद्रीकरण कर दिया गया। योजना के तहत क्या होगा मुझे नहीं मालूम। पहले मनरेगा में मजदूरी का भुगतान 90% केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकार करती थी। यानी केंद्र के जरिए मनरेगा का काम बहुत तेजी में चलता था, पैसा केंद्र सरकार भेज दी थी। अब उसे 60-40 के अनुपात में बांट दिया गया। अब केंद्र 60% देगा, 40% राज्यों को देना पड़ेगा। ऐसे में राज्य सरकारें जो पहले से कर्जे के बोझ में दबी पड़ी हैं, किसी भी राज्य को उठाकर देखिए, उन सरकारों पर और आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा। और वो गाए बगाए, जैसे उत्तर प्रदेश की चर्चा करें तो अनुदेशक और शिक्षा मित्रों का वेतन नहीं बढ़ पा रहा है। वो 60-40 के रेशियो के चक्कर में केंद्र कह रहा है हम अपना दे देंगे, लेकिन राज्य सरकार के पास व्यवस्था नहीं हो पाई, वर्षों से मामला लंबित है। ऐसे ही मनरेगा भी वर्षों लंबित रहेगा। कई कई जिलों में इसका भुगतान भी नहीं हुआ करेगा, क्योंकि पैसा केंद्र से आ जाएगा तो राज्यांश नहीं, या फिर राज्य ऐसा करेंगे जो 60% केंद्र से आएगा, उसी में जितना चलेगा वो चलाएंगे। ऐसे में राज्य में विकास कार्य किसी कीमत पर नहीं हो पाएंगे। मनरेगा पर यह एक तरफा निर्णय है। मोदी सरकार ने ना तो राज्य सरकारों को विश्वास में लिया, ना ही ग्राम पंचायतों से बातचीत की, और ग्राम पंचायत या ग्राम प्रधान की तो रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, उसका सारा खेल खत्म हो जाएगा। उसे कोई भी सड़क बनाने के लिए, कोई भी निर्माण कार्य करने के लिए उसे डिपेंड रहना पड़ेगा जिले के अधिकारियों पर। उसकी योजना पास हो, उसके योजना के लिए बजट पास हो, तब कहीं जाकर उसकी सड़क, गड्ढे, पानी, खलियान, खेत, सब कुछ गली नाली खड़ंजा बनेगा। और अगर प्रशासनिक अधिकारियों ने उसका प्रस्ताव वापस कर दिया तो गई भैंस पानी में, कुछ नहीं होगा। यह कानून जो लाया गया है, सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, यह कानून सिर्फ गरीबों को कुचलने, उन्हें दबाने के लिए लाया गया है। इसलिए हम इसका विरोध करेंगे और लड़ते रहेंगे, और इसको लेकर 5 जनवरी से देशव्यापी अभियान चलाएंगे, गांव-गांव जाएंगे, घर-घर जाएंगे, और मनरेगा का पूरा असली सच एक एक मजदूर भाई को बताएंगे।
कांग्रेस ने अगर ये 12 करोड़ लोगों तक अपनी आवाज पहुंचा दी किसी भी माध्यम से, तो इस देश में चुनाव बदलते देर नहीं लगेगी। लेकिन क्या वाकई में कांग्रेस इस पूरे मसले को जमीन तक पहुंचा पाएगी? और अगर पहुंच गया तो फिर बीजेपी के पास कोई विकल्प नहीं होगा। आपको याद होगा कि 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 135 लोकसभा सीटें जीती थी, बीजेपी 145 सीटें जीती थी, जबकि सरकार 135 सीटों वालों ने बनाई थी। और इसी मनरेगा के जरिए जब बाबू रघुवंश प्रसाद ने 2008 में मनरेगा लागू कराया, तो 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 200 का आंकड़ा पार किया था। मनरेगा मजदूरों के मन को भा गया था। और बाबू रघुवंश प्रसाद जब आरजेडी से सांसद नहीं रहे, तो सोनिया गांधी ने उन्हें बुला के कहा था कि आप आरजेडी छोड़कर मेरे साथ आ जाइए, मैं आपको ग्रामीण विकास मंत्रालय एक बार फिर सौंपना चाहती हूं ताकि गांव का विकास हो। लेकिन बाबू रघुवंश प्रसाद जिद्द के पक्के थे। उन्होंने कहा, बिना लालू प्रसाद की मंशा के हम आपके साथ खुलकर नहीं आएंगे, आपको जहां हमारी मदद की जरूरत है वहां हम आपकी मदद करते रहेंगे। और यही हाल हुआ, यही काम हुआ कि फिर वो मनरेगा अनवरत चला। और 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार संसद पहुंचते हैं तो सबसे पहले कांग्रेस के इन गड्ढों का जिक्र करते हैं और तभी लगा था कि मनरेगा जल्दी से जल्दी बंद हो जाएगा। लेकिन जब उसकी समीक्षा की गई तो उन्हें पता लगा कि अगर ये योजना हमने बंद की, इस योजना में बदलाव लाए, तो निश्चित रूप से हमें गांव का किसान, गांव का गरीब, गांव का मजदूर, गांव का दलित, गांव का पिछड़ा, गांव का शोषित, गांव का वंचित, गांव का आदिवासी, हमें सब विरोध में खड़े हो जाएंगे। और उन्होंने योजना नहीं बदली। अब उन्हें लगता है कि गांव का गरीब बदल जाए, गांव का कोई बदल जाए। अब तो हमारा चुनाव आयोग है, तो कोई बदल जाए, हमें कैसे बदल पाएगा? लेकिन राहुल गांधी के सवालों से उठी ये आवाज पूरे देश में आवाज मुखर होती चली जाएगी। देखते ही देखते अगर ये आवाज प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंची तो ये पूरा सिंहासन हिल जाएगा, मोदी की सरकार खतरे में आ जाएगी। और ऐसे में अगर बिहार और आंध्र प्रदेश की सरकार पर भी दबाव बढ़ा तो सरकार बदलते भी देर नहीं लगेगी। आप मेरी इस बातों से कितना सहमत हैं मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। हम ऐसी ही खबरें लेकर आपके सामने आते रहेंगे। फिलहाल चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद, नमस्कार।